आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं। शुरू हो गया है गूंज। लोकसभा चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर ममता बनर्जी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। हाँ, बड़ी खबर है कि सीएए की अधिसूचना आज रात को जारी हो सकती है, लेकिन इस बीच आप देखिए ये बड़ा मुद्दा और साथ में टूटता छिन्न भिन्न होता विपक्ष भी। इन उम्मीदवारों में कोई भी कांग्रेस का या लेफ्ट का चेहरा नहीं है, क्योंकि ये तीनों इंडिया गठबंधन की अहम पार्टियां हैं। उल्टा टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे अधीर रंजन चौधरी के बरअक्स यूसुफ पठान को उतार दिया है। तस्वीर साफ है, इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगाल में एक साथ चुनाव नहीं लड़ेगा। और आज से यकीन मानिए 249 दिन पहले ये लगा था कि माहौल ऐसा है कि अब मोदी वर्सेस एंटायर विपक्ष रहने वाला है। 23 जुलाई की यह तस्वीर है 2023 बिहार की राजधानी पटना में। याद कीजिए आप, इंडी गठबंधन की यह पहली बैठक हुई थी। 16 दल एक मंच पर एक साथ दिखाई दिए थे। बैठक की अगुवाई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। गठबंधन की सूत्रधार बंगाल की सीएम ममता बनर्जी रही। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ जेडीयू के नीतीश बाबू, दूसरी तरफ ममता बनर्जी। ये दोनों अभी कहां हैं? दोनों में से पहला चेहरा नीतीश बाबू एनडीए के साथ जा चुके हैं और दूसरा ममता बनर्जी लोकसभा में एकला चलो की रणनीति अपनाते हुए नजर आ रही है। सभी 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस को एक तरह से अकेला छोड़ दिया है। ममता बनर्जी को विपक्ष के गठबंधन का बड़ा चेहरा बताकर आगे किया गया था, याद कीजिए। लेकिन ममता ने कांग्रेस की सबसे मजबूत सीट बहरामपुर से, जहां अधीर रंजन चौधरी 5 बार जीत कर आए हैं, लोकसभा पहुंचे हैं, वहां टीएमसी ने सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को मैदान में उतार दिया है। एक तो गठबंधन में धोखा मिलना, दूसरा अपने खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतार देना। अधीर बाबू को यह बात पसंद नहीं आई और अधीर बाबू कैसे भड़के, आप सुनिए। ममता बनर्जी की डर है कि इंडिया गठबंधन में अगर शामिल होंगे तो मोदी जी से चुनौती लड़ना पड़ेगी, इसलिए कि ईडी सीबीआई को मोदी जी द्वार द्वार भेज देंगे। इसलिए मोदी जी गुस्सा पे ना आए, इसलिए बेहतर रास्ता ये होगी कि गठबंधन से अपने को अलग कर लो। गठबंधन से आप खुद को अलग करते हुए ममता बनर्जी संदेश भेज दिए हैं मोदी जी की दफ्तर में कि मुझसे नाराज मत हुआ करो, मैं गठबंधन में नहीं हूं। ये बात कोई और तो नहीं कह रहा है, ये तो खुद अधीर बाबू कह रहे हैं। कांग्रेस का बड़ा चेहरा है पश्चिम बंगाल में। बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के खिलाफ खेला होबे का नारा दिया था ममता बनर्जी ने। 2024 की लड़ाई में अधीर रंजन चौधरी के साथ ही उन्होंने खेला कर दिया। बहरामपुर सीट पर यूसुफ पठान को उम्मीदवार बनाया। इसका मतलब जानते हैं आप? मैं समझाती हूँ आपको। पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट को समझ लीजिए। यहाँ मुसलमान वोटर है 51% और दलित वोटर कितने हैं? 13%। तो कुल मिलाकर 64% जो है, अगर एक साथ वोट करते हैं तो जीत उसकी हो जाएगी। 1999 से अब तक अधीर बाबू इस सीट से करीब 50% से ज्यादा वोट प्रतिशत पाकर जीतते रहे। ये देख लीजिए आप, 47%, 99 में, 2004 में 51%, 2009 में 57%, 2014 में 51% और 2019 का मैं खेल समझाती हूँ आपको, यह है 46%। यूं है, क्यों हुआ? ये जो प्रतिशत घटा है ना, वो इसलिए घटा था क्योंकि टीएमसी ने यहां पर कहीं ना कहीं आक्रमण करने की कोशिश की थी। 20% से बढ़कर उसका वोट बैंक हो गया था 39%। अच्छा, अब ये देखिए अधीर रंजन चौधरी कितने अंतर से जीता करते थे। 2014 में जब जीते थे तब 3 लाख वोटों से ज्यादा उनको वोट मिले थे, लेकिन 2019 में वो हो गया 80,000। अब इसको देखिए, पहला मौका है जब अधीर रंजन के खिलाफ किसी बड़ी पार्टी ने बड़ा मुस्लिम चेहरा मैदान में उतारा है, और यही वजह है कि यूसुफ पठान के आने से अधीर रंजन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस को यह डर है कि मुस्लिम वोट बटेगा, उसकी सीट फंस जाएगी।
कांग्रेस और टीएमसी की टक्कर में अब बीजेपी का फायदा साफ तौर पर होते हुए दिख रहा है। कैसे? 2019 में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में 40% से ज्यादा वोट मिला। अब बीजेपी ने यूसुफ पठान, शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद को लेकर मुद्दा बना दिया है, क्योंकि टीएमसी कह रही है ना कि बाहर के लोगों को आप लेकर आ रहे हैं, बीजेपी कह रही है बाहर के तो ये हैं। और अब एक बड़ी खबर आ रही है, ये तमाम बयानात और जो इस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में बड़ी घोषणा करने वाले हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं, और यह ऐलान क्या होगा हम सब इसका इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश की जनता के सामने आकर अनाउंसमेंट करना, घोषणा करना, ये बताता है कि एक बार फिर से सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है। क्या ये सीएए को लेकर होगा या ये घोषणा किसी और चीज को लेकर होगी, अभी जानकारी पुख्ता नहीं है, लेकिन जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को संबोधित करने वाले हैं। पहली बार याद कीजिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को संबोधित किया था तो वो पल था नोटबंदी का ऐलान किया था। उसके बाद जब वो देश के सामने आए थे, याद कीजिए, तब उन्होंने लॉकडाउन को अनाउंस किया था। और अब कहा जा रहा है कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता के सामने आकर एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं। आज सुबह से लगातार अलग अलग प्रोजेक्ट्स को देश के सामने, देश के सुपुर्द कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब यह कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा अनाउंसमेंट, एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और ये कुछ ही देर, अगर मैं आपको मिनटों में बताऊं तो महज 30 सेकंड, यानी अब से आधे घंटे बाद 5:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से मुखातिब होने वाले हैं। क्या कहेंगे, कौन सी बात रखेंगे, क्या सीए को लेकर कुछ कहा जा सकता है? इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अमिताभ, आधा घंटा, क्या सीए को लेकर कोई ऐलान या कोई और खबर? मुझे लगता है रूबिका, आपके बुलेटिन में ही ये खबर ब्रेक होने वाली है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक अगले आधे घंटे में प्रधानमंत्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी बहुत ही जरूरी ऐलान करने वाले हैं। और मुझे लगता है ये ऐलान सीए से संबंधित होगा, क्योंकि अमित शाह ने बार बार, गृह मंत्री ने ये संकेत दिए थे कि लोकसभा चुनाव के ऐलान के पहले सीए को नोटिफाई कर दिया जाएगा, अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। तो आप उम्मीद कर सकते हैं हम लोग कि प्रधानमंत्री का ऐलान इसी दिशा में होगा, और जो अगले आधे घंटे में आने वाला है। मतलब वो जो नागरिकता को लेकर इस पूरे के पूरे कानून को लेकर जो नियमावली है, उसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। अमिताभ, देखिए, नियम के बारे में तो सारी सूचना दी जा चुकी है कि 2014 के सितंबर अक्टूबर का जब भी मसला है, उसके पहले भारत आए अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, जो हिंदू शरणार्थी, बौद्ध शरणार्थी तो भी यहाँ भारत में आए हैं, उनको केंद्र सरकार उनको नागरिकता देगी। राज्य सरकारों को इसकी परिधि से अलग रखा गया है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों का ऐलान पहले हो चुका है, अमित शाह पहले कर चुके हैं, लेकिन इस महत्वपूर्ण ऐलान को खुद प्रधानमंत्री करके देश की जनता को ये संदेश देंगे कि उनके लिए भी, उन लोगों के लिए भी सरकार कितनी चिंतित है, कितना ख्याल रखती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो देश को संबोधन होगा, ये महज सीए को लेकर नहीं, बल्कि ये एक अहम मुद्दा 2024 के चुनावों के मद्देनजर भी हो सकता है, क्योंकि अगल बगल के देशों के वो 6 महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक जब हिंदुस्तान की नागरिकता लेंगे तो ये एक अहम मुद्दा बनेगा। बिल्कुल, इसमें शरणार्थी हिंदू भी हैं, जिन जो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, जो चारों तरफ से भागकर भारत में आकर शरण लिए हैं। इसमें बुद्धिस्ट भी हैं, इसमें जैन भी हैं, इसमें ईसाई भी हैं। और भले ही कुछ लोगों ने आवाज उठाई इसमें माइनॉरिटीज या मुस्लिम क्यों नहीं है, लेकिन इसके बारे में भी सरकार ने माकूल जवाब दिया था। लेकिन एक चीज है कि चुनाव के पहले ये जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें भारत के भारत के तमाम पड़ोसी देशों से शरणार्थी शामिल हैं, उनका ख्याल रखती है सरकार। उन हिंदू और तमाम धर्म के लोगों का सम्मान करती है, उनके अधिकारों का सम्मान करती है, इसलिए उनको नागरिकता भारत सरकार देगी। ये संदेश सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं, पूरी दुनिया में भी जाएगा।
आप सही कह रहे हैं, बस अब कुछ पल का इंतजार और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा ऐलान, एक बड़ी घोषणा करने वाले हैं। अमिताभ, आपने कहा नियमावली गृह मंत्रालय की तरफ से पहले ही सामने रखी जा चुकी है, अमित शाह खुद इसके बारे में बता चुके हैं, तो फिर वो बड़ा ऐलान क्या हो सकता है? बड़ा ऐलान यही है कि भारत सरकार अब इसको अधिसूचित कर रही है, अब ये कानून बन जाएगा। सरकार ने इसके बारे में कहा था इसे लागू करेंगे, सरकार ने अब तक इसको लागू किया नहीं है। तो अब प्रधानमंत्री आपको जब भी प्रधानमंत्री ऐसे बड़े ऐलान होते हैं, प्रधानमंत्री खुद सामने आते हैं और ऐसा इसका ऐलान करते हैं। और उसी कड़ी में एक और जो बड़ा ऐलान है, ये भी प्रधानमंत्री के मुख से ही आएगा, जो सीए के संबंधित है। खासकर जो हिंदू शरणार्थी हैं, जो भारत में आकर बसे हुए हैं, उनको अगर केंद्र सरकार नागरिकता दे रही है पूरे सम्मान के साथ, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी मोदी सरकार के लिए भी, और पूरी देश और दुनिया में भी ये संदेश जाएगा। हमारे साथ अमिताभ आप बने रहिएगा, अपने सूत्रों के लगातार संपर्क में रहिएगा। अमित पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर पर। अमित, क्या वो वक्त 5:30 बजे का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आएंगे और बड़ा ऐलान करेंगे? जी बिल्कुल, और अब से कुछ ही देर में पीएम जब ऐसा अनाउंसमेंट करते हैं, जैसा अमिताभ जी भी कह रहे थे कि अब महत्वपूर्ण मुद्दों पर हो सकता है, और इस बात के संकेत पिछले कई दिनों से दिए जा रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद सार्वजनिक मंचों पर कई बार इसको रूबिका बोला था कि चुनाव से आचार संहिता लागू होने से पहले सीए के नियम जारी होंगे, और आज हमें अपने स्पष्ट सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि सीए के नियम जारी होंगे और प्रधानमंत्री इसमें बोलेंगे, और जो भी आगे नोटिफिकेशन होगा, नियम क्या होंगे, किस आधार पर हमारे देश में सीए के रूल्स लागू होंगे, आज यह साफ हो जाएगा। और इससे पहले भी सरकार ने रूबिका इस बाबत वेबसाइट भी जारी की थी, लोगों ने तमाम इनपुट दिए थे। उसके बाद 4 साल तक यह विस्तृत प्रक्रिया चली, उसके बाद आज यह अहम जो ऐलान होगा उसकी पूरी संभावना आज जी पूरी संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश से मुखातिब हो तो वो बड़ा ऐलान सीएए को लेकर हो। अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बस आधे घंटे का इंतजार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बड़ा ऐलान करने वाले हैं और सीए पर यह ऐलान होगा। जी, ये बहुत प्रतीक्षित था, और अमित शाह ने कुछ दिनों पहले इस बात की घोषणा भी की थी कि वो चुनाव के पहले इसको नोटिफाई कर देंगे। बहुत दिनों से ये मामला टल रहा था, और मुझे लगता है कि 20 तारीख के आसपास पिछले महीने ही इसको होना था, पर कुछ कारणवश ये टलता गया, और चुनाव की घोषणा हो इसके पहले इसका ऐलान हो जाएगा। और प्रधानमंत्री जब आज देश के सामने आएंगे तो मुझे लगता है कि जो इस सीएए को लेकर भ्रांतियां हैं, और आपने तो इस पे बहुत लंबी बहस की है, लोगों को बहुत बार आपने पूछा है कि इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन लोग आपको बता नहीं पाए थे, रूबिका जी, अगर मुझे ठीक से याद है तो। लेकिन आज प्रधानमंत्री इसको पूरे तौर पर देश के सामने थ्रेडबेयर एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या समस्या थी और किस वजह से ये सीएए लागू किया गया, और मुस्लिम आबादी के मन में जो शंका इसको लेकर है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री उस दिशा में भी उस शंका को भी आज दूर करेंगे कि ये दरअसल उन लोगों के लिए था। देखिए, ये अगर हम इसकी जड़ में जाएंगे तो 2 राष्ट्र इसी आधार पर बने थे, हिंदू और मुसलमानों के आधार पर। तो वहां से तय ये किया गया था कि अगर आपके देश में कोई पीड़ित होता है तो आप हमारे यहाँ भेजना, और हमारे देश में कोई पीड़ित होता है तो हम आपके यहाँ भेजेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं सका। अनंत जी, मुझे लगता है कि अगर सीए पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे हैं तो वो जरूर इसलिए संबोधित कर रहे होंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी है। कई ऐसे लोग यहाँ पर बैठे होंगे कि सीए नाम आए, वो जिन बाहर निकले और उसके बाद वापस वो अपने काम पर लग जाए, अपने दुकानों की शटर ऑन कर दे। लेकिन पीएम अगर आ रहे हैं तो वो विश्वास जगाने की पूर्णता कोशिश होगी, ये मैं भी उम्मीद कर रही हूं। बांसुरी स्वराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। दिल्ली से इस बार उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रही है सुषमा स्वराज की सुपुत्री, पेशे से वकील, भारतीय जनता पार्टी की नेता बांसुरी स्वराज इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर हमारे साथ जुड़ चुकी है। बांसुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रूबिका जी। और मुझे जानकारी मिली है कि आज आपका गला बहुत बैठा हुआ है, थोड़ी तबीयत भी खराब है, लेकिन थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। पहला सवाल तो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं आपसे कुछ ही देर में एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्या आप हमारी सूत्र बनेंगी? वो बड़ा ऐलान क्या हो सकता है?
जी मैं सूत्र इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि मैं खुद नहीं जानती, और वैसे भी ऑफ द रिकॉर्ड बात करने की कला मुझे आती नहीं है। तो हम भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सीए की अधिसूचना जारी होना इस वक्त बांसुरी जी बड़ा सवाल यह है कि क्या जो वादे किए थे बीजेपी ने वो पूरे हुए या फिर बस एक चुनावी मुद्दा 2024 का सीए। आप जानती हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, चाहे वो धारा 370 हटाना हो, चाहे वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाना हो, चाहे वो एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। जो जो भाजपा के मैनिफेस्टो में वचन लिखे हुए थे, प्रत्येक वचन की पूर्ति उन्होंने करी है। सीएए का आना एक बहुत ही सकारात्मक स्टेप रहेगा हमारे देश के लिए। आप जानती हैं बांसुरी जी, सीए को लेकर आपने खुद देखा होगा उस टाइम पर किस तरीके से अलग अलग इलाकों में दिनों दिन जो है विरोध प्रदर्शन हुआ था। महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाएं थी वो सड़कों पर आ गई थी, खूब इसको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाने की कोशिश की गई थी। और ऐसे टाइम पर इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाना, क्या मुसलमानों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग दोबारा नहीं होगी कि जो कहा था आप कर रहे हैं और अब हमें पेपर दिखाने पड़ेंगे और हमें बेदखल कर दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके माध्यम से ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहूंगी। कुछ लोगों ने हमारे भाई और बहनों को गुमराह करने का प्रयास करा है। सीएए नागरिकता छीनता नहीं है, सीएए तो नागरिकता देता है उन लोगों को जो पीड़ित हैं, वो माइनॉरिटीज जो हमारे पड़ोसी मुल्कों में पीड़ित हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनको ये सिटीजनशिप देता है। लेकिन हमारे जो माइनॉरिटी वर्ग जो देश में है वो तो पूर्ण तरह भारतीय है, उन पे तो ये इम्पैक्ट जीरो होगा, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। और मैं एक बार और बोलना चाहूंगी आपके माध्यम से, प्रधानमंत्री मोदी सबके प्रधानमंत्री हैं, सूर्य की किरणें सब पर बराबर पड़ती हैं। वो कोई भी ऐसा स्टेप नहीं ले रहे जिससे इस देश के नागरिकों का अहित हो। वो नागरिक चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, किसी भी पंथ से आता हो, मैंने कहा ना, सूर्य की किरणें सब पर बराबर पड़ती हैं। और इसीलिए आप कह रही हैं कि सीए जो है नागरिकता लेने वाला नहीं, देने वाला कानून है। लेकिन बांसुरी जी, जब जी बिल्कुल आप जब जनता के बीच में जाएंगी, आपके इलाके में भी बहुत से ऐसे मुस्लिम वोटर्स हैं, आप उनको किस तरीके से सीए के बारे में बताने वाली हैं? और क्या आप ये सुनिश्चित करेंगी कि इस बार मुसलमानों का वोट बांसुरी स्वराज को भी पड़े, और क्या पड़ेगा? मेरे लिए प्रत्येक मतदाता देवतुल्य है। इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो किस समुदाय से आता है। और मैं आपको बताऊं, मोदी जी की गारंटी, जो सारी गारंटी पूरी होने की गारंटी है, जो सुशासन का आश्वासन है, वो सुशासन भी प्रत्येक भारतीय के लिए है। आपको याद होगा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर के परिसर से कहा था, राम सबके हैं, राम से राष्ट्र चेतना का आवाहन करा था। उसी तरह मैं आपको बता रही हूं, मैं तो करबद्ध प्रार्थना प्रत्येक मतदाता से करने वाली हूं। और अगर सीए को लेकर कोई भी हमारे किसी मतदाता को गुमराह कर रहा है, तो मैं पर्सनली जाकर ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है इसको दूर करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बांसुरी जी, क्योंकि बड़ी खबर बिल्कुल मुहाने पर है। मैं चाहूंगी कि आपसे और तफसील से बात हो, लेकिन सीए को लेकर इस वक्त जो खबर आ रही है, बांसुरी स्वराज ये कहती हुई कि मेरे लिए प्रत्येक उम्मीदवार एक सरीखा है, और अगर ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कोई फैलाने की कोशिश करता है तो मैं खुद जाकर वहां पर प्रमाण देने की कोशिश करूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लाया गया सीए का ये कानून नागरिकता देने का है, लेने का नहीं। हमारे साथ बाकी खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लेकिन विवेक गुप्ता मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर पर। उनका रुख करते हैं। विवेक, क्या जानकारी, क्या इनपुट? रूबी का देखिए, ये जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि आज शाम के वक्त कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी गैर मुस्लिम जो लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनके लिए एक राहत भरी खबर आ सकती है कि जो पारसी, जैन,
हिंदू और जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको सीए के तहत नागरिकता मिल सकती है, जो प्रताड़ित है उन्हें नागरिकता मिल सकती है। और जानकारी मिल रही है कि लगभग 7 से 8 बजे तक इस पूरे मामले में नोटिफिकेशन आ सकता है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर जो कई सारे लोग हैं जो इस कानून को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित है और उम्मीद जता रहे हैं कि जब सीए कानून जब पूरी तरह से लागू होगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर रहेगी। रूबिका, सारे खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन देखिए हमें डिस्कशन करना था किसी और मुद्दे पर। और आज देश में इस वक्त सबसे बड़ी खबर अगर कुछ है तो वो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले कुछ मिनटों में देश की जनता के सामने आएंगे, देश की जनता के सामने एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। और सूत्र ये बता रहे हैं कि ये बड़ा ऐलान सीएए को लेकर हो सकता है, वो सीए जो संसद में पारित हुआ, करीब 5 साल बीत चुके हैं और अब उसका नोटिफिकेशन, अधिसूचना जारी होगी। प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद है। प्रेम जी, सीए यानी कुल मिलाकर आप सारी चेकलिस्ट उस पर टिक लगाए चले जा रहे हैं, उसमें सीए एक और। देखिए, यह तो जो है भारत के विभाजन के समय का जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व का जो संकल्प था, उस संकल्प की पूर्ति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है। जो काम 7 दशक पहले हो जाना चाहिए था वो काम आज हम कर रहे हैं। तो इसका तो हर किसी ने स्वागत करना चाहिए कि भारत की विभाजन की विभीषिका झेलने के कारण जो बड़े पैमाने पर धार्मिक उत्पीड़न का शिकार लोग रहे हैं, उनको नागरिकता प्रदान करके हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के स्वप्न की पूर्ति करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। जो कुछ लोग जो है तुष्टीकरण की राजनीति के जाल में फंसकर जो है मानवता के विरुद्ध कार्य कर रहे थे, शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने में संकोच कर रहे थे, उस संकोच से आज एक संप्रभु राष्ट्र जो है मुक्त हो रहा है। बादल देवनाथ जी, प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे ये वो दंश है जिसे बरसों तक झेला गया है और अब उन 3 मुस्लिम कंट्रीज के अल्पसंख्यक 6 अलग अलग जाति धर्म के लोग अब यहाँ पर नागरिकता पा सकते हैं। ये वो कानून है जो इंसानियत को आगे बढ़ाता है, ना कि वो जिसे आप लगातार आगे बढ़ाते रहें कि मुसलमानों को बेदखल कर दिया जाएगा। बादल जी, मैं उससे पहले मैं मैडम आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि सीए लागू और एनआरसी के बारे में आसाम में जो हुआ था, आपको पता है 19.5 लाख लोगों को विदेशी घोषित किया गया था आसाम में। उसके अंदर 14.5 लाख लोग हिंदू, जो उन लोगों को विदेशी घोषित किया गया था। 6 लाख मुस्लिम लोगों को विदेशी घोषित किया था। उसके बाद सारे डिटेंशन कैंप में 54 लोग मर गए थे आसाम में। मैडम, आसाम हुआ था। 6.5 लाख मुसलमान लोग को अभी गरीब लोग जो आसाम में जो है गरीब लोग वो कोर्ट पे घूम रहा है, कोर्ट पे घूम रहा है। इतना अभी तक उनको कोई सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का कोई सुविधा कुछ नहीं मिला। अभी भी वो विदेशी है, कोई बांग्लादेश में चले गए है, बहुत सारे लोग बांग्लादेश में चले, कुछ लोग बंगाल में है, कुछ लोग उड़ीसा में, कुछ लोग मणिपुर में, आसाम में वहां पर उधर घूम रहे हैं। तो ऐसा हुआ। मैं आपको अनुरोध कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को, सीए का जो इलेक्शन के समय, इलेक्शन से पहले जो आप लागू करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है? जैसे उन्होंने कहा, प्रिंसिपल जी का तुष्टीकरण का बात किया, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात किया, मैं आप उनको कह रहा हूँ अभी उन लोग लोकसभा चुनाव से पहले हिंदू ध्रुवीकरण करने का कोशिश कर रहे हैं। तीसरा बात है, कौन लोगों को सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के आधार पर इनको सिटीजन मिलेगा? कौन लोग? जो लोग भारत में है, जो लोग 50 साल से भारत में है, जो लोग बंगाल में जो मोतुआ को लेकर जो समस्या चल रहा है, वो मोतुआ। ओके, आपने कहा, आप मुझे ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको सुन लिया। सर, सीए एनआरसी पर बड़े बड़ों के फैक्ट चेक किए हैं और इसीलिए एक बार फिर से आपका भी फैक्ट चेक करती हूँ। एनआरसी और सीए इन दोनों का कोई आपस में लेना देना नहीं है, ठीक है? एक तो क्लियर कर दीजिए। मैं जानता हूं, गलत नहीं है। आप उसको आप सर को पैर से जोड़ने की कोशिश मत कीजिए, गड़बड़ हो जाएगी। आदमी जो है वो फुटबॉल बन जाएगा। सर को पैर से मत जोड़िए, वो काम मत कीजिए। अभी सीए की बात कीजिए। आप सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप नहीं चाहते कि जो ईसाई, जो सिख, जो हिंदू अगल बगल के देशों में प्रताड़ित हो रहा था, उसे इस जमीन पर इंसानियत के नाते सिटीजन दे दी जाए? हाँ कि ना? सिर्फ हाँ कि ना में जवाब दीजिएगा। नहीं, उससे पहले मैं आपको बंगाल में अमित शाह जी
2 हफ्ते पहले जो आवाज दिया था ये लागू होगा, ठीक है, कोई लागू कीजिए ना, कोई बात नहीं, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट है, लागू आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुतुआ संप्रदाय है, लाखों मुतुआ संप्रदाय, कोई और संप्रदाय की बात मत कीजिए बादल भाई, आपके ऊपर मुश्किल के बादल फौरन गरजने लगेंगे, क्योंकि आपने तो अपने यहाँ पर एक अलग से सिस्टम सीए का लगाया हुआ है। बगल में बांग्लादेशियों को आपके यहाँ दीदी वाला अलग सीए लागू हो रहा है, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, वहाँ पर मौजूद लोग कहते हैं। बादल जी, आप लोगों के ऊपर बहुत गहन गंभीर आरोप लग रहे हैं इस चीज के। आपका अलग ही सिस्टम का सीए चल रहा है। चुनाव से पहले हिंदू ध्रुवीकरण करने का कोशिश, हिंदू ध्रुवीकरण कहाँ है सर? ये तो अल्पसंख्यकों की बात है, इसमें हिंदू कहाँ से आ गया? इसमें मुसलमान कहाँ से आ गया? मुसलमान से इसका कोई वास्ता ही नहीं है प्रभु, मुसलमान का इससे कोई वास्ता ही नहीं है। अमित शाह जी, क्या वास्ता? अच्छा बताओ, मुसलमानों का क्या वास्ता है, बताओ कैसे वास्ता हुआ, बताइए। मैं आपको कह रहा हूँ, हाँ, आप जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान और के साथ देश से 6 देशों से जो लोग आया है या नहीं आया, उन लोगों को नहीं मिला है, नहीं मिला, कौन लोगों को नहीं मिला है आपको पता है? आपके पास कोई डाटा है? मैं आपको बोल रहा हूँ इस विषय में लोगों को कुछ नहीं पता है। करते हैं आप लोग भी। मैडम आप सुनना नहीं चाहते? नहीं, कैसे नहीं सुनना चाहते? 6 देश नहीं है, पहले तो मैं बता दूं 3 देश है, 3 देश है, 3 बगल के देश है, 6 अलग अलग धर्म है जो वहाँ पर अल्पसंख्यक है। मुझे ये बताइए, इसका मुसलमानों से वास्ता क्या? 5 साल हो चुके सीए को लागू हुए, यहाँ पर लागू यानी कानून बने हुए हैं। एक मुसलमान मुझे बता दीजिए जिसको इस देश से बाहर भेजा हो, मैं नौकरी छोड़ दूंगी, मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगी। एक मुसलमान बता दीजिए जो सीए लागू होने के बाद कहा पन्ना दिखाइए और देश के बाहर जाइए। अनंत विजय, आपके पास है कोई नाम? प्रेम शुक्ला जी, आपके पास है कोई एक नाम? मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अमित शाह मोदी जी को बोलिए वही बताएं, आजाद हिंद बाहिनी के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुद घोषित किया था। ये ऐसे मत कीजिए आप, मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए, अब्बा जब्बा टब्बा मत कीजिए। अभी कर रहे हैं, मैं मत कीजिए ना, अब्बा जब्बा टब्बा मत कीजिए, सीधा सवाल सीधा जवाब। एक मुसलमान का नाम बताइए, सीएए 5 साल से कानून संसद में पारित हुआ है, एक मुसलमान देश से बाहर गया हो, सीएए को आधार रखते हुए एक मुसलमान भेजा हो या उससे पन्ने मांगे हो? बादल जी, प्रेम शुक्ला जी, बस बोलेंगे, लगातार बोलेंगे और कुछ नहीं कर सकते। आप भी तो बोल रहे हैं मैडम। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, निराधार बातें करना, निराधार आरोप लगाना, निराधार बातें करना, निराधार आरोप लगाना, तर्कहीन बातें रखना, तथ्य से कोई लेन देन नहीं, यही इनका संकट है। अफवाहें फैलाने के अलावा ये क्या कर रहे हैं? अभिमान देना चाहिए। बताइए, नाम से पूछ रही है, एक नाम बताइए जिसकी नागरिकता वापस ले ली गई, जिसकी एक नाम बताइए जिसकी नागरिकता ले ली गई, एक नाम बताइए, उस मुसलमान का नाम बताइए जिसकी नागरिकता छीन ली गई हो, बताइए नाम। आप लगातार 5 वर्षों से अफवाह फैला रहे हैं, क्या औचित्य है? सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। और मानवता के आधार पर जिनका धार्मिक उत्पीड़न पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में हुआ है, ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करना ये एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत का संकल्प रहा है और उस संकल्प की पूर्ति हो रही है। तो आपकी विकृत सांप्रदायिकता जो है वो उफान पर है। आपका संकट ये है कि आप रोहिंग्या को तो बसाने की वकालत करेंगे, आप बांग्लादेशी घुसपैठियों की जो है आरती उतारेंगे, शेख शाहजहां जैसे बलात्कारी बांग्लादेशी को संरक्षण देंगे, और आप जो है जो मानवता के आधार पर उत्पीड़ित समुदाय है उस समुदाय को नागरिकता प्रदान करने पर आप लगातार बोले जा रहे हैं। कोई मतलब नहीं है भाई साहब, इस रेखने से कुछ हासिल नहीं होना है, सारे बात जो बोले इस रेखने से कुछ हासिल नहीं होना है मित्र। एक भी जो बात बोल रहा है वो उसमें कोई सच्चाई है?
मैं जो कह रहा हूँ सारा तथ्यपूर्ण कह रहा हूँ। आप जो भी कुछ कह रहे हैं। अच्छा, प्रेम शुक्ला ने प्रेम शुक्ला ने आपसे 2 सवाल पूछे सर, और एक सवाल मैंने भी पूछा है। प्रेम शुक्ला ने आपसे 2 सवाल पूछे, उन दोनों बादल जी उन सवालों का जवाब दे दीजिए ना मुझे, कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको पूरा टाइम दूंगी, ठीक है। प्रेम शुक्ला जी ने आपसे एक सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। आप रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर क्या राय रखते हैं? उनको इस देश में जगह देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, हाँ या ना? मैडम कहाँ पर रोहिंग्या है? नहीं, कहीं बंगाल में एक भी रोहिंग्या है? नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ, है कि नहीं है वो तो मैं नहीं जानती ना, मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ। जो लोग रोहिंग्या है, जब विदेश से आ रहा है, हाँ। उन लोगों को सिटीजन कौन देगा? कौन देश देगा? नहीं होना चाहिए, कोई नहीं देगा। एक पुस्तक कोई कारण नहीं है। बांग्लादेशियों को, प्रताड़ित बांग्लादेशी मुसलमान जो हैं, उनको यहाँ पर सिटीजनशिप मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मैडम, जो लोग 50 साल पहले बंगाल से बांग्लादेशी यहाँ पर आए, जिन लोगों के पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब कुछ है, आपको दोबारा उनको सिटीजन आधार कार्ड, वोटर कार्ड आपको पता नहीं है? आधार कार्ड, वोटर कार्ड वहाँ पर किस तरीके से मिल रहे हैं? क्या पता नहीं है? बताइए, क्या पता नहीं है? जिनके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, सब कुछ है, गैस मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। देखा आपने कॉन्फिडेंस लेवल, देखिए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में आइए, इसका मतलब क्या है? नहीं, इसका मतलब क्या, वही तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। जो हिंदू है, आपने क्यों जिक्र किया? मैंने तो कोई आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और पैन कार्ड, इनका मैंने कोई जिक्र नहीं किया था। ये आपने क्यों जिक्र किया? लाखों हिंदू है बंगाल में, लाखों करोड़ों हिंदू है। अरे जो लोग बादल जी एक सेकंड रुकिए, तो मेरी बात सुनिए, रुकिए, एक कार्ड देंगे आप, क्या देखेंगे? रुकिए, मैंने तो बात नहीं की थी कि पैन कार्ड है कि नहीं है, वोटर ID है कि नहीं है, आधार कार्ड है कि नहीं है। आपने मुझे ऐसा क्यों कहा कि जिनके पास आधार है, वोटर है, पैन है, आप उनको बांग्लादेशी नहीं मानिए? वो बंगाल का आदमी है। मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा ऐसा। मैडम, आप पहले बता दीजिए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का मतलब क्या है? क्या देंगे? एक कार्ड देंगे, एक परिचय पत्र देंगे, यही तो बात है। मैं बोल रहा हूँ जिसके पास है, 50 साल से बांग्लादेश से यहाँ पर है, उन लोगों को फिर दोबारा देने का क्या जरूरत है? आप बता दीजिए। मैं यहाँ पर जो मुतुआ समाज है, जो नमोसूत्र कहते हैं, दलित है, हाँ, आनंद जी जवाब दीजिए। यहाँ पर तो सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, फ्री में राशन मिल रहा है। हाँ। फिर आपको ओके बादल जी, आवाज कम करिए। बादल जी आवाज कम कर रही हूँ। हाँ आनंद जी। बादल जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। असल में दरअसल बादल जी जिस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अगर ये हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो इनके वोट बैंक की राजनीति पे असर पड़ेगा। ये हर मसले को हिंदू मुसलमान के नजरिए से देखते हैं, क्योंकि टीएमसी का पूरा जो लब्बो लुआब होता है इनकी राजनीति का, इनको लगता है कि किसी तरह मुसलमानों को या तो डरा दो या इनके पक्ष की कोई बात कर दो। मुझे लगता है मत करिए। CAA किसी भी प्रकार से किसी का मतलब किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है बादल साहब, इसको थोड़ा पढ़ लीजिए। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को कागज दिखाना पड़ेगा। मैं देती हूँ बादल जी, 30 सेकंड दूंगी आपको। मैं जानता हूँ। मैं 1 मिनट रुक जाइए, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। देने का जरूरत है। बादल जी थोड़ा सा गरजना ठंडा रखिए, थोड़ा बरस लीजिएगा थोड़ी देर बाद। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ा इस कानून के बारे में पढ़ लीजिए और अपनी पार्टी के नेताओं को भी पढ़वा दीजिए। मुझे लगता है कि CAA कभी भी कहीं भी हिंदू मुसलमान का कोई मसला ही नहीं है। इसमें मुसलमान तो न इसमें एक है, न इधर अंदर है, न बाहर है। न मुसलमानों को नागरिकता दी जाएगी, न मुसलमानों की नागरिकता ली जाएगी। दरअसल आप लोगों के साथ दिक्कत क्या है ना कि पूरा इकोसिस्टम इसको हिंदू मुसलमान करने में लगा हुआ है। मुझे याद पड़ता है कि एक अभी डॉक्यूमेंट्री बनी थी, ऑल दैट ब्रीथ। उस डॉक्यूमेंट्री में भी CAA को लेके इसी प्रकार की भ्रांति और भ्रम फैलाया गया और उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको अवार्ड भी दिया गया और उसके बाद फिर ये सब किया गया। तो ये सब करने से भारत की ताकत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और जितनी भ्रांति फैला लीजिए, चाहे डॉक्यूमेंट्री के मामले से, चाहे फिल्मों के मामले से, या आजकल आपकी जो नई नवेली नेताएं, आपके नेत्रियां आपके साथ आई हैं, वो लोग जिस प्रकार की भ्रांति फैलाना चाहती है वो सही नहीं है। Okay. इसमें पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे ही आप पढ़ लेंगे
तो आपकी भ्रांति दूर हो जाएगी बादल और जी, आप मैं मौका हिंदू दूंगी। मुसलमान करके राष्ट्र को कमजोर करने का सर, प्रयास उसके न बगैर करें। तो मामला नहीं चल पाएगा ना। वो तो बादल जी भी छुप छुप के ये बात मानेंगे ही। मेरे चारों रिपोर्टर्स इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। शुरुआत मैं अमित से करने वाली हूँ। अमित, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि 5:24 किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं? देखिए, इसमें 2-3 बिंदु हैं जिस पर थोड़े से अपडेट आ रहे हैं। पीएम एक तो बोलने ही वाले हैं और पूरी संभावना इस बात की कि सीए के मुद्दे पर वह बोलेंगे और रात 8 बजे के आसपास, यूं कह रहे 8 से 9 बजे के बीच में नोटिफिकेशन जारी होगा। रूल्स मतलब कि किन मुद्दों पर जो रूल्स हैं, किन आधार पर सीए पूरे देश पर लागू किया जाएगा। और तीसरी जो अहम चीज रूपिका है, गृह मंत्री अमित शाह भी अब से थोड़ी देर में संबोधन करने वाले हैं दिल्ली में एक कार्यक्रम को लेकर। तो इस बात की संभावना है कि इस बात का, इस सीए का जिक्र वो अपनी स्पीच में करे, इसकी संभावना है। अरुण, मेरे सहयोगी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। चंद्रमोहन अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मनोज आपको भोपाल से नजर आ रहे हैं। अरुण, क्या जानकारी? देखिए रूबिका, अब तक के अगर इतिहास को देखिए, प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद अब तक जितनी भी बार देश के नाम संबोधन किया है, लगभग कयास जो हैं वो औंधे मुंह गिरे हैं। तो प्रधानमंत्री जब कोई घोषणा करने जा रहे हैं, टॉप सीक्रेसी बरती जाती है। और मेरा तो ये अनुभव रहा है कि जब जब लोगों ने सोचा कुछ और, हुआ कुछ और है। कोई कह रहा है एमएसपी पे गारंटी आ सकती है, कोई कहता है कि किसान सम्मान निधि बढ़ाई जा सकती है, कोई कह रहा है सीए पर बोलेंगे। तमाम तरह के जितने मुंह उतनी बातें हैं। लेकिन ये क्यूरियोसिटी किसी प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले जितने मुंह उतनी बातें, यानी एजेंडा है सरकार के पास, प्रधानमंत्री के पास। खासतौर से कांग्रेस का जहां तक सवाल है रूबिका, वो उसे चुनाव से जोड़ रही है। सीए की भी बात करो तो वो कह रहे हैं इतने सालों से इसको पास करा करके नोटिफाई नहीं कर रहे थे, चुनाव का इंतजार कर रहे थे। अगर 400 पार का नारा दे रहे हैं तो आखिर सीए की जरूरत अब क्यों पड़ी है? ठीक चुनाव से पहले रूल नोटिफाई क्यों कर रहे हैं? तमाम तरह के सवाल विपक्ष की तरफ से पूछे जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का जो इतिहास है, उनका व्यक्तिगत जो उनकी सोच है, वहां तक पहुंचना, वो जो डायलॉग है मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो वो वाकई क्या घोषणा करेंगे, उसके लिए कुछ क्षण का और इंतजार रूबिका। मैं ना प्रेम जी का रुख करती हूँ, क्योंकि यहाँ तो एक ही वो शख्स है जो इस दुविधा को हो सकता है दूर कर ले। और मुझे पता है कि यहाँ वापस हमारा सवाल ऑन द मुंह ही गिरेगा, क्योंकि वो कहेंगे जैसे आप सोच रही देख रही है वो हम कर रहे हैं। क्यों प्रेम जी? हम लोग तो जो है पार्टी कार्यकर्ताओं का काम है पार्टी नेतृत्व के वक्तव्य के बाद उसके बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी करना। तो मैं तो जो है वो ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी के संबोधन की प्रतीक्षा में हूँ। हम भी वही कर रहे हैं, संबोधन की प्रतीक्षा। लेकिन क्या वाकई सीए को लेकर होगा या मसला कुछ और ही निकलेगा, जैसे अरुण इशारा कर रहे हैं? चंद्रमोहन, बिल्कुल, देखिए जब भी प्रधानमंत्री के संबोधन की बात आती है तो इतना जरूर रहता है कि कुछ नया होने वाला है। और यही वजह है कि अब लोगों का इंतजार इस बात का है कि आखिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होगा उसमें क्या नया करने जा रहे हैं। हालांकि इतना तो जरूर है कि अगर जिन बातों का चर्चा हो जाता है पहले, शायद वो बातें नहीं होती हैं। लेकिन अब इंतजार इस बात को करना होगा लेकर कि प्रधानमंत्री जब अपने संबोधन शुरू करते हैं उसमें क्या नई बातें लेकर आते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री का संबोधन लोग बहुत दिलचस्प होकर सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब भी प्रधानमंत्री का संबोधन होता है, आपने देखा होगा 2014 से लेकर और अब तक जब भी वो संबोधित करते हैं तो कुछ नया चीजें उसमें जरूर रहती है। तो ऐसे में लोगों का इंतजार इस बात का होगा कि प्रधानमंत्री जब संबोधित करते हैं तो उसमें नई बातें क्या रहती हैं। मैं दर्शकों को एक बार बता देना चाहती हूँ कि देखिए, हमारे सूत्र सबसे पहले पुख्ता तौर पर कह रहे थे कि सीए पर कुछ कहने वाले हैं, और अब अरुण ने किस तरफ इशारा किया है देखिए। अरुण के भी सूत्र लगातार संपर्क में हैं, चंद्रमोहन के भी अपने सूत्र हैं, मनोज के भी अपने सूत्र हैं, बाकी मेरे तमाम जो रिपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं उनके अपने अपने यहाँ पर सोर्सेज हैं। वो कह रहे हैं कि ये बड़ा ऐलान किसानों को लेकर भी हो सकता है, ये बड़ा ऐलान पेट्रोल और डीजल को भी लेकर हो सकता है। मनोज, आप बता दीजिए किस पर हो सकता है? देखिए, ज्यादा संभावना इसलिए दिख रही है सीएए की, क्योंकि जो गृह मंत्री अमित शाह वो भी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले हिंदुस्तान में सीएए लागू होगा। तो जाहिर तौर पर सबसे ज़्यादा संभावना सीएए की लग रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर नज़ारा दिखाऊंगा। मैं अभी यहाँ पर जहांगीराबाद इलाके में हूँ
और लोगों को मतलब इस बात का इंतजार है, क्योंकि प्रधानमंत्री के जो संबोधन में, जब भी इस तरह के संबोधन प्रधानमंत्री के होते हैं तो जो सरप्राइज एलिमेंट होता है वो पूरे हिंदुस्तान पर अप्लाई होता है। मतलब जो कुछ वो बोलेंगे उसका हिंदुस्तान के एक एक शख्स से उसका जैसे कहेंगे कि उसका रिश्ता होगा। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री के संबोधन में सभी की क्यूरियोसिटी है, सभी जानना चाहते हैं और वो सरप्राइज एलिमेंट क्या होगा वो सभी समझना चाहते हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि सामने लोकसभा चुनाव है और 12-13 तारीख जो कहा जा रहा था कि 12 के बाद हो सकता है कभी भी जो आचार संहिता है लोकसभा चुनाव के लिए वो लग सकती है। इस लिहाज से सीए एक ऐसा मुद्दा दिखता है जिसका खुद गृह मंत्री ने इशारा किया और सीए पर कोई बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री करने वाले हो। मनोज, और चूंकि इतने सारे लोग आपको वहाँ पीछे जालीदार टोपी में नजर आ रहे हैं, मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ आज अहम दिन है और इसीलिए आपको वहाँ पर इतनी चहल पहल दिख रही है। हर मुस्लिम मोहल्ले में आज वो चहल पहल होगी क्योंकि आज चांद के दीदार हो सकते हैं और आज ही से रमज़ान के तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। हालांकि तरावी जिसे कहते हैं कुरान की तिलावत जो होती है वो आज ही से शुरू हो जाएगी। इंतजार सबको है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या ऐलान करते हैं। क्या ये ऐलान यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हो सकता है? क्या ये ऐलान सीएए को लेकर है, यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर है, या फिर ये ऐलान किसानों को लेकर हो सकता है, या फिर ये ऐलान डीजल और पेट्रोल की कीमतों को लेकर हो सकता है? कुछ ही मिनट का हम भी इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ विवेक भी जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या आपको लगता है इन चार में से कौन सा ऑप्शन, या हो सकता है कुछ अलहदा ही निकल आए, द सरप्राइज एलिमेंट? रूबिका, देखिए, जब भी पीएम मोदी का संबोधन, जब खबरें सामने आती हैं तो एक बज़ तैयार होता है और वो बज़ इतना तेजी से, इतना बड़ा बज़ हो जाता है कि पूरे हिंदुस्तान में सभी की नजरें पीएम मोदी पर रहती है कि आखिरकार वो क्या अनाउंसमेंट करने वाले हैं, क्या ऐलान करने वाले हैं। देखिए, आपने जितने रिपोर्टर्स हमारे से बात की कि सिर्फ अरुण ने ही एक तीर चलाया और उनका तीर लगभग क्वेश्चन मार्क की तरह रहा कि किस चीज का ऐलान होगा। क्या सीए को लेकर हो सकता है, यूसीसी को लेकर हो सकता है, पेट्रोल डीजल को लेकर हो सकता है। अब इसकी जानकारी किसी को नहीं है। महाराष्ट्र में हमने कई बीजेपी नेताओं से बात की, उन्होंने हमसे पूछी कि क्या पीएम मोदी सीए पे ऐलान करेंगे, नोटिफिकेशन जारी करेंगे या फिर यूसीसी पे कहेंगे। तो सभी नेताओं ने एक लाइन पे बोला कि जब भी पीएम मोदी का संबोधन होता है तो किसी को जानकारी नहीं होती कि आखिरकार वो क्या अनाउंसमेंट करने वाले हैं, क्या डिक्लेरेशन करने वाले हैं, किसके फेवर में बोलने वाले हैं, कितना बड़ा अनाउंसमेंट होगा। सिर्फ और सिर्फ जब पीएम मोदी अनाउंसमेंट करते हैं, संबोधन करते हैं, तो आम जनता के साथ साथ दुनिया, जो देश के जितने नेता हैं, बीजेपी के नेता हो या फिर विपक्ष के नेता हो, वो भी एक टकीर से इंतजार करते रहते हैं कि आखिरकार पीएम मोदी क्या बोलेंगे। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि आचार संहिता कुछ ही दिनों में लगने वाली है, तो पीएम मोदी हो सकता है यूसीसी या फिर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सीए पर नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। इन दो टॉपिक में सीएम मोदी अपना संबोधन कर सकते हैं। रूबिका, ये दो अहम बातें हैं क्योंकि नोटिफिकेशन जारी होने से पहले सरकार को अपना काम करना होता है और इन दोनों केसेस में ऐसा लग रहा है कि सरकार पूरी कोशिश करना चाहेगी। बादल जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अच्छा बादल जी, आप तो बार बार ये कहते रहते हैं कि हम जानते हैं बीजेपी क्या सोचती है, क्या करती है, आप ही बता दीजिए फिर। मैडम, एक लाइन मैं कहूंगा सीए के बारे में। अभी जो आप टीवी स्क्रीन में आप दिखा रहे थे, 2014 से पहले, 2014 के बाद जो लोग 6 देशों से आया है उन लोगों को नागरिकता संशोधन दिया जाएगा, जो लोग हिंदू हैं। मैं इन लोगों को आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ, जो लोग मुस्लिम है, जो लोग 2014 के बाद आया, 2014 के पहले भी आया, उन लोगों को कोई सिटीजन एक्ट अमेंडमेंट का कोई परिचय पत्र नहीं मिलेगा या मिलेगा। सर देखिए, आप सेलेक्टिव अप्रोच रखते हैं ना, फिर आप बदमाशी कर रहे हैं। चले ना, नहीं मैडम, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रूल्स है, मेरे पीछे बोलिए 6 अल्पसंख्यक, पहले बोलिए हिंदू। सुन लीजिए ना बादल जी, सुनिए ना, केवल हिंदू नहीं, हिंदू ऑफ इंडिया का मेरे पीछे दोहराइए, धर्मनिरपेक्षता जो है, पहले मेरे पीछे दोहराइए। केवल हिंदुओं को नहीं मिल रही है सिटीजन अमेंडमेंट जो एक्ट है, सर ये एक्ट केवल हिंदुओं पर लागू नहीं हो रहा है, फिर आप भ्रम फैला रहे हैं। मेरे पीछे दोहराइए, 6 अल्पसंख्यक है, पहला है हिंदू, दूसरा है ईसाई, तीसरा है सिख, फिर है जैन, फिर है बौद्ध और छठे हैं पारसी। और इसमें अल्पसंख्यक कहाँ का है? देश के अंदर है हिंदू, देश के अंदर अल्पसंख्यक है न देश के बाहर है? अरे देश के बाहर, अफगानिस्तान में देश के बाहर है हिंदू, अल्पसंख्यक है देश के बाहर।
हाँ। जहाँ अफगानिस्तान हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, बांग्लादेश हो सकता है, हाँ। कोई भी स्टेट हो, नेपाल हो हाँ, सकता तीन ही है। देश है, हाँ, लेकिन अब देश के अंदर जो है, मैं आपको बोल रहा हूँ, देश के अंदर जो लोग आए हुए हैं उन लोगों को 50 साल से है, उन लोगों को सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का सुविधा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अभी इंतजार मेरा करते हैं ना, सवाल नोटिफिकेशन आपके जारी हो माध्यम रहा है से ना सेंट्रल गवर्नमेंट को। ना अभी आप हिंदू कर रहे थे सर, जब मैंने आपको मैं बताया कि नहीं हिंदू हूँ 6 मैडम। अल्पसंख्यक, अरे नहीं मैं आप हिंदू है, मुझे हिंदू पता है हूँ, बादल जी, मैं मुझे पता सनातनी है। हूँ, अरे बहुत मैं अच्छी बात सनातनी है, हूँ और मेरा बहुत टाइटल है अच्छी बात है देवनाथ। सर। हाँ नाथ वो तो संप्रदाय से हूँ मैं मैं। अच्छा बड़ा अक्षरों में चला भी रही हूँ, मैं नाथ बादल संप्रदाय हूँ देवनाथ। और मेरा सब्जेक्ट माइथोलॉजी है मैडम। लेकिन प्रभु मेरी बात तो सुनिए, आप हिंदू मुसलमान इस पर क्यों कर रहे हैं? ये हिंदू सिटीजन देने और मुसलमान लेने क्यों का कर रहे मसला हो? है ना। आपका प्रेम जो अब आपने जो सवाल पूछा है ना, सिटीजन हाँ, अमेंडमेंट एक्ट के आपने अंदर सवाल जो पूछा है ना, मैं प्रेम संप्रदाय शुक्ला का जी से नाम इसका है, जवाब ले लेती हूँ। उसमें मुसलमानों प्रेम का शुक्ला नाम जी, नहीं है। हाँ तो नहीं इसलिए मैं बोल रहा क्यों हूँ। होगा सर, क्यों जी। नाम होगा उनका? क्यों नहीं होगा मैडम? नहीं क्यों नाम होगा आप जी मुसलमान? रूबिका जी, एक लाइन सर, मैडम सुन लीजिए एक लाइन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रूल्स है, जो 6 पॉइंट है, उसमें एक पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता। तो आप धर्म से आप इलेक्शन कमीशन ऑफ अरे इंडिया का सर, रूल तो सर पार्टी छोड़िए ना, चुनाव सर पार्टी छोड़िए में ना। जो चुनाव में आप आते हैं, समझ ही नहीं पा उनको रहे पार्टी का प्रताड़ित जो कौन हो रहा registration है। दिया जाता मैं है, आपको उसमें समझाना भी 6 नहीं चाह रही पॉइंट हूँ, को मानना आप रुकिए होता एक है। सेकंड। उसमें एक प्रेम पॉइंट है शुक्ला जी, धर्मनिरपेक्षता। तो आप उसको नहीं मानेंगे? प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड, बादल जी कुछ सवाल पूछ रहे, कह रहे हैं यहाँ पे जो अल्पसंख्यक हिंदू है उनको कौन वो देगा भाई? यहाँ के अल्पसंख्यक, यहाँ तो सारे लोगों को, यहाँ के जो नागरिक हैं, हर नागरिक को न्याय देना हमारा दायित्व है। लेकिन जो पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक हैं और धर्म के आधार पर उनका उत्पीड़न हो रहा है, वो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, इन्हीं का उत्पीड़न हुआ है। अब मुसलमान का धर्म के आधार पर उत्पीड़न तो पाकिस्तान में होता नहीं है, तो आप उनके बारे में क्यों चिंतित हो रहे हैं? वो बहुसंख्यक समुदाय है वहाँ, तो आप चिंता उनकी कीजिए जिनका धर्म के आधार पर उत्पीड़न। अब लगातार आप पीछे बोल रहे हैं, अब आप जो है, अब आप अभद्रता करें। बादल जी रुकिए, बादल जी प्रेम शुक्ला आपके बीच में नहीं बोले थे, ये बात सच है ना? बादल जी प्रेम शुक्ला जी आपके बीच में नहीं बोले थे, अब उनको बोलने का मौका दीजिए ना। हाँ मत कीजिए, मैं आपको मौका दूंगी ना, 30 सेकंड का मैं राउंड करवा दूंगी। लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पूरा देश इंतजार कर रहा है। किस बात का इंतजार कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त आपकी स्क्रीन पर आ सकते हैं और वो जनता को संबोधित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीच एक ट्वीट किया है और ट्वीट जो है वो ये कहता है कि डीआरडीओ का मिशन दिव्यास्त्र सफल रहा है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर देश की जनता को मिशन दिव्यास्त्र सफल होने की जानकारी दी है। अग्नि 5 मिसाइल जो कि सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है, उसका इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। MIRV टेक्नोलॉजी ऐसी होती है जिससे एक मिसाइल से कई सारे बॉम्ब्स जो हैं वो गिराए जा सकते हैं, और इसी सफल मिशन की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जनता को दी है। लेकिन क्या इसी मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आएंगे या फिर वो मामला कुछ और हो सकता है? अभी सिर्फ 2+2 हो रहा है, 1+1 हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, वो क्या कहेंगे। अभी अमित पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लेटेस्ट ट्वीट है वो तो डीआरडीओ के मिशन के बारे में बता रहा है। हाँ जी बिल्कुल, और जो जिस तकनीक को लेकर पीएम ने ट्वीट किया है भारत के लिए गर्व का विषय है, और इस बाबत भी बोल सकते हैं। और जैसा कि आप पहले भी जिक्र कर रही थी रूबिका कि हमेशा पीएम जब इस तरीके का संबोधन करते हैं तो थोड़ा सा नहीं बल्कि पूरा का पूरा सरप्राइज एलिमेंट होता है। तो इससे भी जोड़कर ये देखा जा सकता है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने किस उच्चतम स्तर पर काम किया और हमारे देश की रक्षा प्रणाली को किस स्तर तक मजबूत किया है। और जहां तक आप सीए जिस बाबत ये पूरा डिस्कशन आप कर रही हैं, उस लिहाज से भी आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है और उसका भी जिक्र पीएम मोदी आज अपने संबोधन में कर सकते हैं। तो संभावनाएं अपार है, लेकिन जैसे जैसे एक एक पल बीतेगा, चाहे पीएम का संबोधन हो चाहे उसके बाद भी, भारत के लिए आज का दिन
बेहद महत्वपूर्ण है। और लगातार जो न्यूज़ 18 इंडिया है सीए के बाबत पिछले 10 दिनों से जानकारी सबसे पहले साझा कर रहा है कि आचार संहिता से पहले ये लागू होंगे, और आज भी हमने ब्रेक किया कि आज ही यह लागू होंगे। लागू तो आज होने वाला है, लेकिन एक और 4 ऑप्शन आपके सामने थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 4 टॉपिक्स पर बोल सकते हैं, लेकिन आप 5वां और ऐड कर दीजिए। डीआरडीओ के मिशन दिव्यास्त्र पर खुशी जाहिर की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने ट्वीट किया, अंग्रेजी में उन्होंने कहा, प्राउड ऑफ आवर डीआरडीओ साइंटिस्ट फॉर मिशन दिव्यास्त्र, द फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप्ड अग्नि 5 मिसाइल with multiple independently targetable re-entry vehicles MIRV। यानी मिशन दिव्यास्त्र के लिए हमारे डीआरडीओ वैज्ञानिकों पर फख्र है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल्स जो MIRV है, उस तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल की ये पहली उड़ान थी जो कि सफल हुई है। हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मसले पर आज देश के सामने आए। संदीप पोल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर देते हैं। संदीप जी, क्या डीआरडीओ ये आज का अहम मुद्दा हो सकता है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखे? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर उन्होंने ये जो मैसेज दिया था, कन्वे किया गया था मैसेज कि कोई एक बड़ी घोषणा करने वाले हैं, ये अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से डीआरडीओ लगातार इंडिजनाइजेशन, खासतौर पर मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर डीआरडीओ ने जिस तरीके से मुकाम हासिल किए हैं, उसमें एक ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित है। और यही वजह है कि अग्नि 5, अगर हम लोग इसकी डिफरेंस की बात करें तो अग्नि 5 से हम बीजिंग के किसी भी इलाके तक आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई दिक्कतें नहीं है क्योंकि इसका रेंज इतना जबरदस्त है। तो इस तरीके से अब ये जो ट्वीट जो है प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया, उम्मीद जताई जा रही है कि इसके बारे में और जानकारी जल्दी जो है वो साझा की जाएगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर है कि अगर कोई ऐसा, और सबसे बड़ी बात है कि नाम जो दिखा साइंटिस्ट फॉर मिशन दिव्यास्त्र, यानी कि ये बात तो साफ है कि फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट जो है वो हो चुकी है इसकी, और जो कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी, ये अब इसके बारे में जो है जरूर चर्चा जरूर होगी क्योंकि जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास बहुत बेहतरीन है और लगातार इस पे हम लोग सुधार कर रहे हैं, रेंज लगातार बढ़ाई जा रही है। और अग्नि सीरीज की जो मिसाइल्स है वो अपने आप में ही दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल्स में से एक मानी जाती है। डीआरडीओ से प्रवक्ता रवि गुप्ता जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी, सबसे पहले तो खूब सारी बधाइयां पूरे देश की तरफ से, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम की तरफ से इस परीक्षण के बारे में जो सफल हुआ है। अगर आसान शब्दों में हम दर्शकों को बता पाए। हाँ, धन्यवाद मैडम। मैं पूर्व प्रवक्ता हूँ, मैं 9 साल पहले रिटायर हो चुका हूँ। जी। और ये जो अग्नि 5 है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये लंबी दूरी का मिसाइल है जो बहुत ही सटीकता से दुश्मन के जहाँ हम डालना चाहेंगे आणविक हथियारों को लेकर जाने में सक्षम है और 5000 किलोमीटर से ज्यादा का इसका पहुंच है। इसका पहला परीक्षण 2012 में किया गया था। लेकिन अब जो है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल व्हीकल, क्या होता है कि जो अभी तक हमारे पास अग्नि 5 था उसमें सिर्फ एक वारहेड होता है, लेकिन अब जो हाँ मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल का मतलब ये है कि इसमें हम भेजेंगे तो एक मिसाइल, लेकिन इसके अंदर जो वारहेड है वो कई लगे होंगे। तो वो उससे क्या होता है कि इसको दुश्मन तक पहुंचने की जो इसकी इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाती है। मतलब आप चाहें तो एक साथ कई टारगेट को निशाना बना सकते हैं। हाँ। इससे जो आपकी जो क्षमता है वो कहीं अधिक बढ़ जाती है और ऐसे मिसाइल को अब रोकना लगभग नामुमकिन होगा। और तो ये बात सही है रवि जी कि हम मतलब इस पूरी दुनिया में केवल 5 ऐसे देश हैं जो इस मिशन में सक्सेसफुल हुए हैं और अब छठे हम होंगे अग्नि 5 के साथ, खासकर MIRV के मामले में। अग्नि 5 में भी 5 ही हैं और अब इसके बाद जो MIRV कैपेबिलिटी है ये हर एक के पास नहीं है। ये बहुत मुश्किल और बहुत टेक्नोलॉजिकली बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम होता है जो हमारे साइंटिस्ट ने मास्टर किया है। हमारे DRDO के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई इसके लिए, देश को बहुत बहुत बधाई। क्या ये कामयाबी जो है स्पेस प्रोग्राम के केस में मिली है, क्योंकि हम कई मल्टी सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च कर रहे हैं?
जी नहीं जी, देखिए स्पेस प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सिविलियन प्रोग्राम है। अच्छा। और जो DRDO का प्रोग्राम मिलिट्री प्रोग्राम है, दोनों बिल्कुल शुरुआत से ही अलग अलग रहे हैं। अच्छा। हमने कभी भी स्पेस और मिलिट्री को कंबाइन नहीं किया है। तो ये जो है ये सिर्फ ये डिफेंस से रिलेटेड है। अपना हम जैसे कहते आए हैं कि हम वेपन्स ऑफ पीस हैं, हम पहले व्यक्ति नहीं होंगे, पहला देश नहीं होंगे अटैक करने वाले आणविक हथियारों के साथ। लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर हमला करता है तो हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। और अब इस टेस्ट के बाद हमारी क्षमताएं और अधिक बढ़ गई हैं। मतलब तो अगर मैं इसकी भूमिका समझना चाहूँ, खासकर सामरिक रणनीति के तहत, तो वो कितनी अहम आपको दिखाई दे रही है इस वक्त? ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है हमारे देश के लिए कि हमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल व्हीकल MIRV टेक्नोलॉजी में हमने महारत हासिल कर ली है। हासिल क्या कर ली, हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है, हमने दिखा दिया है कि हम ये कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऐसे प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए। तो मैं बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए। और हमारी जो क्षमताएं हैं, हमारी जो स्ट्रेटेजिक रीच है, वो इससे बहुत अधिक बढ़ जाएगी। अच्छा, क्या ये भी सच है कि कुछ जो खबरें हम सुन और पढ़ रहे थे उसमें ये कहा गया था कि इसकी खासियत ये एक तो ये है ही कि इसके अलग अलग वॉरहेड्स हैं और ये एक साथ जो है मल्टीपल टारगेट को जो है वो अचीव कर सकता है। लेकिन क्या ये भी सच है कि सड़क के माध्यम से इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है? बेशक जैसे जो क्षमताएं अग्नि 5 में पहले से थी वो सारी क्षमताएं रहेंगी। अग्नि 5 भी जो है रोड मोबाइल है और इसका क्रॉस कंट्री व्हीकल है। मतलब देश में जहां सड़क हो ना हो हम इसको ले जा सकते हैं, इतने बड़े मिसाइल को। तो वो क्षमताएं तो सब रहेंगी इसके अंदर। जो क्षमताएं अग्नि 5 में हैं वो सब हैं। इसके अलावा एक क्षमता और बढ़ गई कि हम एक की जगह कई सारे वारहेड लगा सकते हैं जिनके टारगेट अलग अलग होंगे। हो सकता है कि एक टारगेट एक जगह पे है तो दूसरा उससे 1000 या 500 किलोमीटर दूर पे हो, फिर दूसरा शहर हो, तीसरा शहर हो, दुश्मन का कोई ठिकाना हो। तो वो अब क्या है कि दुश्मन को अगर एक की जगह अपने इनको कोशिश भी करनी है रोकने की, तो उसके लिए सारे के सारे वारहेड को रोकना नामुमकिन होगा। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पर ट्वीट करना, अगर मैं इसे समझना चाहूँ, आपने कहा अग्नि 5 जो है वो तो 2018 में हमने सफल 2012 में उसका सफल परीक्षण हमने कर लिया था। लेकिन ये जो नया वेरिएंट हम इस वक्त देख रहे हैं, या ये एक जो नया चेहरा इसका हम देख रहे हैं, ये बहुत इम्पॉसिबल किस्म का या बहुत डिफिकल्ट मिशन था जिसे हिंदुस्तान ने पूरा किया है? बेशक बहुत ही मुश्किल मिशन था। और इसके लिए जब तक पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होगा ये नहीं हो सकता था। इसकी जो बेसिक टेक्नोलॉजीज हैं वो हम काफी टाइम समय से काम करते आ गए थे। देखिए, अगर 2012 में पहली फ्लाइट जरूर हुई थी, लेकिन जो इसका पहला जिसे कहते हैं कैनिस्टराइज वर्जन, कि कैनिस्टर में से छोड़ना चाहना, वो मोदी जी के समय में ही जनवरी 2015 में हुआ था। और अग्नि 5 का। और जहां तक मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट की जो अब आज किया गया है, ये एक लंबी छलांग है और तकनीकी लिहाज से भी, और साथ ही सामरिक महत्व के हिसाब से, स्ट्रेटेजिक रीच के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी छलांग है। तो इसलिए मैं बेशक जब तक ये पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होगा ऐसा काम हो नहीं सकता है। ये एक बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन है और एक बहुत बड़ा मैसेज है दुनिया को कि भारत की जो क्षमताएं हैं वो पहले से कहीं अधिक बढ़ गई हैं। नया भारत है, ये किसी के सामने दगाने धमकाने से झुकने वाला नहीं है। जो कुछ भी क्षमताएं किसी और देश के पास दुनिया में है, आज हमारे पास भी कुछ क्षमताएं हैं। इनफैक्ट वो बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे मुल्कों के पास नहीं है, वो महज उन 5 मुल्कों में के पास हुआ करती थी और छठा मुल्क हिंदुस्तान बन गया है। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रवि जी, जो कि DRDO के एक वक्त में प्रवक्ता हुआ करते थे, इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया के साथ जुड़े हुए थे और वो ये बता रहे थे इसके लिए बहुत मजबूत पॉलिटिकल विल की ज़रूरत होती है। जो आज हमने कर दिखाया है, जो आज DRDO ने करके दिखाया है, उस पर काम तो बहुत अरसे से चल रहा था, लेकिन उसको गति जो है वो एक पॉलिटिकल विल से ही मिल सकती थी और वो पॉलिटिकल विल किसी और ने नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई। और आज इसीलिए जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा ट्वीट करके इस MIRV तकनीक के सफल होने की जानकारी दे रहे हैं। सिवाज सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, मुबारकबाद। थैंक यू, बहुत आपको भी मुबारकबाद। बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और जिस प्रकार से भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर बढ़ोतरी हुई है
और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 2014 ये काबिल तारीफ है। और ये अब जो आज करके दिखाया, ये तो मुझे लगता नहीं कि हम सोच भी सकते थे इस टेक्नोलॉजी को हम पार कर पाएंगे, क्योंकि ये चंदे की देश हैं जो कि इसके लिए काबिल हैं और हम छठा देश बन गए। तो ये सच्चाई है कि जो आज हुआ है वो एक प्रकार से गेम चेंजर है, फोर्स मल्टीप्लायर है, और इससे भारत की जो क्षमता और काबिलियत है वो बहुत बढ़ जाती है। देखो ये बहुत ज़रूरी है कि चीन को बताना, क्योंकि हमारा जो अब आज की तारीख में मुठभेड़ का अगर डर है किसी देश से तो वो चीन के साथ है। हाँ। अगर हमने ये टेक्नोलॉजी अपना ली है और हम ये सक्सेसफुल हैं तो आज चीन भी 10 बार सोचेगा भारत पे कुछ करने का, क्योंकि उसको पता है कि हमारे पास ये काबिलियत और क्षमता है और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काबिलियत है और इससे चीन को भी डर लगेगा। तो मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है। दिस इज अ ब्रेक थ्रू, और ये प्राप्त करना, देश को इस स्थिति में पहुंचना, मुझे लगता है देश के लिए बहुत ही बेहतरीन है और ये हमारे DRDO ने करके दिखाया। मैं मतलब हमने शुरुआत की CAA से, आप खुद न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, CAA पर आज कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, फिर ये मामला किसान पर गया, फिर उसके बाद UCC पर आया, फिर कहा पेट्रोल डीजल भी हो सकता है, और मामला आया DRDO पर। हम अभी भी इंतज़ार कर